जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 8 अक्टूबर और इस डे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। देन अपनी क्लास करेंगे। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दे, क्लास आपको कैसी लगती है और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर हैं उन सभी के पास फॉरवर्ड करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम देखेंगे आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आज महत्वपूर्ण दिवस है। आज 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। जी हाँ, 8 अक्टूबर आज के ही दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और आज के ही दिन वायुसेना की स्थापना हुई थी। कौन से ईयर में हुई थी तो आपको ये भी पता होना चाहिए, 1932 में, यानी कि 1932, 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, क्या कारण है इस दिवस को मनाने का, क्यों हम यह दिवस मनाते हैं? तो फ्रेंड्स, इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण है सैनिकों के साहस, समर्पण और देश सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त करना। तो इसलिए जो है हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आई होप वायुसेना दिवस से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम करेंगे गृह प्रबंधन के अंतर्गत देखेंगे हम क्या भारतीयों के रहन सहन का स्तर निम्न होने के क्या कारण है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी हम कर रहे हैं अपना होम मैनेजमेंट, क्योंकि होम मैनेजमेंट का हमारा अभी सिर्फ 4th चैप्टर ही हुआ है और हमने फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। तो इसीलिए मैंने अभी कहा कि सोचा कि चलिए इस वीक आपका जो है होम मैनेजमेंट करवाते हैं। तो उसमें हम कर रहे हैं रहन सहन के स्तर। ठीक है, होम मैनेजमेंट में हमारा चैप्टर 5th है क्या, रहन सहन का स्तर, जिसमें हमने रहन सहन के स्तर में प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया रहन सहन का स्तर, देखा कुछ उनकी परिभाषाएँ देखी कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, साथ ही साथ रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक देखे, जिसमें हमने कई सारे जो है कारक समझे, जैसे कि संस्कृति, शिक्षा है, साथ ही साथ देश में शांति व्यवस्था। तो ये सब बारे बहुत सारे हमने जो है रीज़न देखे जो कि हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करते हैं। आई होप अब आपने इस क्लास को देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है और आप वहाँ से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं भारतीयों के रहन सहन का स्तर निम्न होने का क्या कारण है, अर्थात क्यूजेज ऑफ पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियन। तो भारतीयों के रहन सहन का स्तर सामान्य से भी नीचा है। यहाँ की अधिकांश जनता 60% अत्यंत ही गरीब एवं निर्धन है। कहा कि हमारे भारत की इन्हें संतुलित भोजन, उपयुक्त वस्त्र एवं स्वास्थ्यकर आवास मिलना तो दूर, भर पेट दोनों शाम रोटी तक नसीब नहीं होती है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो 15 to 20%, मतलब कुछ लोगों में जैसे कि 15 to 20% लोग ऐसे हैं जिनका स्तर ऊंचा, जीवन स्तर ऊंचा है, परंतु इनसे ही जन सामान्य के स्तर को ऊंचा नहीं कहा जा सकता। जब देश के अधिकांश जनता का जीवन स्तर ऊंचा होगा तभी देश का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। ठीक, तो अब देखते हैं भारतीयों के रहन सहन के स्तर निम्न होने के क्या कारण है, यानी कि क्यों हम भारतीयों के जो रहन सहन का स्तर है वो निम्न होता जा रहा है। पहला, अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस। दूसरा, सामाजिक एवं धार्मिक अंधविश्वास। तीसरा, अशिक्षा। चौथा पॉइंट है भाग्यवादिता अर्थात फैटलिज्म। ठीक, तो ये सारे क्या है, रहन सहन के स्तर के निम्न होने के कारण है। बेरोजगारी अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है रहन सहन के स्तर का नीचे होने का। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि यानी कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यातायात के साधन में कमी, धन का असमान वितरण, राष्ट्रीय आय कम होना यानी कि लेस नेशन इनकम, प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग, महंगाई के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक कार्यकुशलता में कमी, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, संचार सुविधाओं की कमी, मुद्रा की क्रय शक्ति कम होना, आर्थिक उन्नति में कमी, आलस, सुस्ती एवं कामचोरी।
कम कृषि उत्पादन यानी कि लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उद्योग धंधों में कमी, लैक ऑफ इंडस्ट्री, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सारी क्या है प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही भारतीयों का रहन सहन स्तर निम्न होता जा रहा है। प्रदेश की गर्म जलवायु यानी कि हॉट क्लाइमेट ऑफ कंट्री, आंतरिक कला एवं सीमा पार से बार बार आतंकियों का कहर, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, पूंजी की कमी, आवास, चिकित्सा, शिक्षा एवं मनोरंजन सुविधाओं का अभाव, जातिवाद में विश्वास, अयोग्य, अकुशल एवं असक्षम व्यक्तियों का ऊंचे पद पर विराजमान होना, राजनीति में अयोग्य एवं अकुशल व्यक्तियों का प्रवेश, तकनीकी विकास में कमी। अर्थात ये जितने भी हमने पॉइंट्स देखे ये सारे ही पॉइंट्स क्या हैं, भारतीयों के रहन सहन के स्तर के निम्न होने के कारण हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं देखते हैं रहन सहन को स्तर को ऊंचा उठाने का उपाय। तो हमने तो ये तो देख लिया कि रहन सहन के स्तर का निम्न होने के क्या कारण है। अब रहन सहन के इस स्तर को ऊंचा कैसे उठाया जा सकता है, अर्थात मेजर्स टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो परिवार के रहन सहन के स्तर पर समाज का स्तर निर्भर करता है। संपूर्ण समाज में रहन सहन के स्तर से राज्य का तथा राज्य के स्तर से देश को आंका जाता है, यानी कि देश की इकोनॉमी का पता लगाया जा सकता है। समृद्ध, विकसित एवं संपन्न राष्ट्र कहलाने के लिए वहाँ के निवासियों का रहन सहन का स्तर ऊंचा होना चाहिए। भारत एक विशाल देश होते हुए भी विकासशील एवं गरीब राष्ट्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनता गरीब एवं निर्धन है। उनका रहन सहन का स्तर सामान्य औसत से भी निम्न है। वे आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में, जैसे कि भोजन, उपयुक्त वस्त्र, आवास, हमारी आवश्यकताएं क्या है, भोजन, कपड़ा, मकान, तो इनके अभाव में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उनकी जीवन लीला कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाती है। यदि जीवित भी रहते हैं तो कमजोर, रोगी, आलसी एवं सुस्त होते हैं। इस कारण उनकी कार्यकुशलता कम होती है। बुनियादी आवश्यकताओं की भी पूर्ति न होने के कारण, बुनियादी यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारी मूल आवश्यकताएं, इनकी पूर्ति न होने के कारण भी उनका जीवन जीते जी नरक के समान हो जाता है। अतः विकसित राष्ट्र कहलाने के लिए जन सामान्य का जीवन स्तर एवं रहन सहन का स्तर ऊंचा होना चाहिए। आज के बदलते समय में नित्य नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं। एक से बढ़कर एक अचंभित करने वाली वस्तुओं, उपकरणों का निर्माण हो रहा है, जिसमें समय, शक्ति एवं धन बचत करने का अद्भुत एवं विलक्षण गुण समाहित रहता है। इन उपकरणों के प्रयोग से व्यक्ति अपना समय, शक्ति एवं धन बचा सकता है। क्या देखा हमने? शक्ति एवं धन बचा सकता है। इससे बचाए हुए समय, शक्ति के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। परंतु इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएं, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों यथा वन, खनिज संपदा, पानी आदि का भरपूर उपयोग किया जाए। भारतीयों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय किए जाने आवश्यक हैं? पहला तो है जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण। सबसे महत्वपूर्ण है ये क्या? जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण, अर्थात कंट्रोल इन पॉपुलेशन ग्रोथ। कैसे? परिवार के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जनसंख्या वृद्धि में अंकुश लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि रहन सहन के स्तर एवं आबादी में घनिष्ठ संबंध है। भारत में जिस गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस गति से आय के साधनों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। प्रोफेसर माल्थस के अनुसार, किसके अनुसार? प्रोफेसर माल्थस के अनुसार जनसंख्या गुणात्मक तथा भोज्य सामग्री, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या गुणात्मक तथा भोज्य सामग्री योग्यात्मक गति से बढ़ती है। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों से नहीं हो सकती। इस कारण रहन सहन का स्तर और भी गिरता जाएगा। जनसंख्या वृद्धि से आय में कमी होती है। परिणामतः व्यक्ति को उपयुक्त वस्त्र, समुचित शिक्षा, पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्यकर आवास, स्वास्थ्य सेवाएं आदि उपलब्ध नहीं हो पाता।
कमज़ोर होने के कारण बार बार बीमारियां घेरती हैं। उनका अधिकांश पैसा क्या होता है, झाड़ फूक, दवा दारू एवं इलाज में ही चला जाता है। इन सब का मिला जुला परिणाम होता है क्या, रहन सहन के स्तर में भारी गिरावट। वे अशिक्षित, अंधविश्वासी एवं रूढ़िवादी हो जाते हैं। युवक युवतियां पथभ्रष्ट होकर दुराचारी एवं दूरागामी हो जाती हैं तथा उन हथकंडों को अपनाते हैं जिनसे समाज देश अवनति की ओर अग्रसर होता है, जैसे धूम्रपान, मद्यपान, चरस, भांग गांजा का सेवन करना, लूटपाट, चोरी करना, वेश्यावृत्ति करना इत्यादि। तो ये आपने देखा कि रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहले जो उपाय करना चाहिए क्या, कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण अर्थात कंट्रोल इन पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा जो कर सकते हैं हम क्या, कम उम्र में विवाह यानी कि मैरिज एट अर्ली एज। जो बच्चों की आजकल जल्दी शादियां हो जाती हैं, तो ये भी क्या है, ये भी रहन सहन के स्तर को निम्न करने का बहुत बड़ा कारण है। तो कम उम्र में विवाह, तो बाल विवाह जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ लड़के लड़कियों की शादी बाल्यावस्था में ही कर दी जाती है। 20 से 22 वर्ष के होते होते वे 2-3 बालकों के माँ बाप बन जाते हैं। इसे कहने में जरा सा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बालक ही बालक का जन्मदाता बन जाता है, यानी कि माँ बाप तो खुद ही बच्चे होते हैं और उनके भी बच्चे हो जाते हैं। यद्यपि सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 वर्ष अभी तो बढ़ा दी गई है। अभी तो लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष कर दी, पहले 18 थी, तो 18 वर्ष तथा लड़के की शादी की उम्र कम से कम 21 वर्ष है। परंतु इस नियम की अवहेलना कर आज भी लड़के लड़कियों की शादी 14-15 वर्ष की उम्र में कर दी जाती है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत जल्दी 14, कोई 13 ही साल में बच्चों की शादी कर देता है, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। शादी कर दी जाती है। प्रौढ़ावस्था तक वे 8-10 बच्चों के माता पिता बन जाते हैं। यदि विवाह 25 से 28 वर्ष की उम्र में किया जाए तो निश्चित ही जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाया जा सकता है। तो कम उम्र में विवाह यानी कि मैरिज एट अर्ली एज भी क्या है, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने का एक बहुत बड़ा, आप इसको कह सकते हैं, बेनिफिट है। तीसरा जो है क्या है, विवाह एक अनिवार्य संस्कार यानी कि मैरिज इन एन एसेंशियल संस्कार। कैसे, भारत में विवाह को एक अनिवार्य संस्कार के रूप में माना जाता है। यहाँ प्रत्येक लड़का लड़की को चाहे उसकी शादी करने की इच्छा हो या नहीं, अनिवार्यता विवाह बंधन में बंधना ही पड़ता है। परिणाम स्वरूप संतान जन्म एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। शादी होगी तो बच्चा होगा, ये तो सीधी सी बात है। जनसंख्या बढ़ती है। विदेशों की तरह यदि यहाँ भी विवाह को एक आवश्यक सामाजिक एवं धार्मिक बंधन न मानकर थोड़ी लोचमय प्रवृत्ति अपनाई जाए, वह लड़का लड़की को छूट दे दी जाए कि यदि वो चाहें तो वह विवाह बंधन में बंध सकते हैं अथवा नहीं, तो बहुत हद तक संभव है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो विवाह एक अनिवार्य संस्कार जो हमारे देश में ये प्रचलन है, ये भी जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है संतानोत्पत्ति की अधिक क्षमता अर्थात मच कैपेबिलिटी इन प्रोड्यूस चाइल्ड। भारत गर्म जलवायु वाला देश है। यहाँ लड़के लड़कियाँ कम उम्र अर्थात 13 से 14 वर्ष में ही किशोर बन जाते हैं, यानी कि एडल्ट हो जाते हैं तथा उनमें संतानोत्पादन की क्षमता विकसित हो जाती है। ठंडे प्रदेशों के लोगों में संतानोत्पादन की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। तो ये भी जो है बहुत बड़ा कारण है। चौथा है अशिक्षा एवं अज्ञानता अर्थात इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस है। भारत की अधिकांश जनता शिक्षित, अशिक्षित, रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी है। उनमें सोचने समझने एवं तर्क करने का अभाव है। वह राष्ट्रीय समस्याओं को नहीं समझती है कि बढ़ती जनसंख्या का देश के विकास एवं आर्थिक उन्नति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कारण वे इसे रोकने का प्रयास भी नहीं करते। सच तो यह है कि उन्हें परिवार नियोजन के साधनों एवं विधियों का भी समुचित ज्ञान नहीं है। वे संतान जन्म को ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान समझते हैं तथा उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। परिणाम क्या होता है कि जनसंख्या में बेतहाशा
वृद्धि होती, यानी कि बच्चे पैदा होते जाते हैं, 1 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, ऐसे कर करके बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है और लोग समझते हैं कि क्या, कि ये तो भगवान की देन है। ठीक, तो ये क्या है, अशिक्षा एवं अज्ञानता। नेक्स्ट जो रीज़न है क्या, रूढ़िवादिता, यानी कि ऑर्थोडॉक्स। जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण भारत के लोगों का अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी होना भी है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, तो इसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि भारत के लोगों का रूढ़िवादी होना। कैसे, वे पुत्र जन्म को अधिक महत्व देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि पुत्र ही मरने के बाद मुखाग्नि देगा है तथा मृत्यु संस्कार करेगा, उसी के तर्पण से उसे स्वर्ग प्राप्ति होगी, अन्यथा वह नरक का भागी बनेगा। अपने इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु वह तब तक संतानोत्पत्ति करता रहता है जब तक कि उसे पुत्र प्राप्त नहीं हो जाए। इस चक्कर में उसे 8 से 10 पुत्रियां तक हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप आबादी बढ़ती है। आप लोग, कई लोग आपने देखा होगा, आपके आस पास भी होंगे कि कई सारे लोग होते हैं, उनको लड़का चाहिए होता है और अगर लड़का नहीं हुआ तो लड़के की लालच में वो एक के बाद एक जो है बच्चियां होती जाती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको लास्ट में लड़का नहीं होता। और तो इसी तरीके जो है ये भी क्या है कि रूढ़िवादिता है कि लड़की जो है माँ बाप को मोक्ष नहीं दिला सकती है, लड़के ही जो है मोक्ष दिला सकते हैं। तो रूढ़िवादिता भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास में हमने देखा क्या कवर किया, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जनसंख्या जो है, रहन सहन के स्तर निम्न होने के क्या कारण हैं हमारे भारत में। फिर साथ ही साथ हमने देखा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के उपाय हैं कि जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण किया जाए, कम उम्र में विवाह न किया जाए, विवाह एक अनिवार्य संस्कार है ऐसी मानसिकता न रखी जाए, संतानोत्पत्ति की अधिक क्षमता, अशिक्षा, अज्ञानता और रूढ़िवादिता आती है। सारे जो है इन सारे पॉइंट्स को अपना करके, यानी कि इन सभी उपाय को कर करके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।